हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने नवबोध प्रकाशन कक्षा 12वीं अध्याय 7 साझा रिफॉर्म का समापन और विघटन, इस पर हमने वीडियो बना रहे थे। अब उसी पर हम आगे करते हैं। आप लोग को मेरी पिछली वीडियो पर मिल जाएगी, जाकर दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी आगे बढ़ते हैं। तो 7.5 साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। तो किन किन कारणों से हमारा फर्म जो है विघटन हो सकता है या समाप्त हो सकता है, तो इसको हम समझते हैं। पहला, जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं। दूसरा, जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। तीसरा, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए। चौथा, जब साझेदारी को निश्चित अवधि पूरी हो जाए। पांचवा, जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी स्थापित की हो और वह कार्य पूर्ण हो गया हो तब। छठवां, किसी साझेदार की मृत्यु अवकाश ग्रहण करने पर। सातवां, जब कोई साझेदार पागल हो जाए। और आठवां, जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे। तो ये वाला पॉइंट समझेंगे, जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे। मतलब समझिए कि आप लोग किसी वैधानिक कार्य के लिए फर्म को आपने ओपन किया था और वहाँ पर आप लोग कुछ और कार्य होता है या आपका पार्टनर के द्वारा या किसी भी कार्य के द्वारा, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय हमको, हमारे फर्म को क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। अब इसको हम आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साझेदारी फर्म के विघटन के कारण बताइए। 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो आप कम से कम इस पे 8 पॉइंट इसको आप याद करके रख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7.6 फर्म के समापन की विधियां या रीतियां। तो इतना तो हमें ये काम का नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ करके अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इसको आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। हम यही विधियों के आधार पर अभी हम इस क्रियात्मक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला होता है समझौते द्वारा समापन, दूसरा अनिवार्य समापन, तीसरा आकस्मिक समापन, चौथा ऐच्छिक समापन और पांचवा न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। तो इसी टॉपिक पर हम लोग आगे देखेंगे क्रियात्मक प्रश्न को। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है 7.7 फर्म के विघटन की दशा में हिसाब किताब का निपटारा। अब जब हमारा फर्म को हम जब बंद करेंगे तो उस कंडीशन पर हमारा जो फर्म होगा उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे साझेदार थे, किन्होंने कितना पैसा दिया लिया, उस पर भी हमको समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 7.7 एक टॉपिक है जो फर्म के विघटन की दशा में हिसाब किताब का निपटारा करते हैं। ठीक है, तो इस पर हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान में क्वेश्चन को पूछता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार फर्म के विघटन के पश्चात हिसाब किताब का निपटारा करने के संबंध में साझेदारों के मध्य हुए समझौतों के अलावा निम्नलिखित नियम लागू होंगे। पहला, हानियों का भुगतान। फर्म के समस्त हानियां सबसे पहले लाभों में से, उसके बाद पूंजी में से और अंत जरूरत पड़ने पर साझेदारों के व्यक्तिगत रूप से लाभ विभाजन अनुपात में नगद लगाकर पूंजी की जाएगी। ठीक है। दूसरा होता है संपत्तियों के प्रयोग। तो फर्म की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि एवं समझौते द्वारा लाई गई राशि का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। पहला, फर्म की बाहरी दायित्वों का भुगतान करने पर। दूसरा, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋणों के भुगतान में। तीसरा, साझेदारों को उनके द्वारा आधिक्य को वापस करने में। चौथा, यदि अब भी कुछ राशि शेष बचती हो तो यह साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में विभाजित की जाएगी। इतना आईएमपी टॉपिक नहीं है, फिर भी एक हमारा काम था कि आपको समझा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। 7.8 साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7.9 फर्म के विघटन पर खोले जाने वाले खाते। तो विघटन की दशा में जब भी हमारा फर्म का विघटन होगा तो उस समय हम कौन कौन से खाते खोलेंगे। तो विघटन की दशा में फर्म की बहियां बंद करने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं। पहला है वसूली खाता, दूसरा है साझेदारों के पूंजी खाते, तीसरा है साझेदारों के चालू खाते,
चौथा साझेदारों के ऋण खाते और पांचवा बैंक या रोकड़ खाता। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 7.10 वसूली खाता, संपत्तियों का हस्तांतरण। तो ये वसूली खाता आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग जल्द से जल्द क्रियात्मक क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें जो IMP टॉपिक है पहला 7.11 संपत्तियों का हस्तांतरण। तो वसूली खाते में सर्वप्रथम स्थिति विवरण में दी गई स्थितियां को इसके डेबिट विकलन पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है और सभी संपत्तियां पुस्तक के मूल्य पर लिखी जाती हैं। इस संबंध में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। तो आप लोग जब भी इसकी प्रविष्टि करेंगे तो समझना ये है कि इनकी जितनी प्रविष्टियां होती है वो संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर ही लिखी जाएगी, ठीक है। आगे समझाऊंगा आप लोग को ये होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम कैसे इसके एंट्री करेंगे, वसूली खाता विकलन संपत्तियों के खाते से। तो सभी में हमको वसूली खाता ही विकलन बनाना है और इसका नरेशन क्या देंगे हम, विभिन्न संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित किया। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टिप्पणी दी हुई है, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसका लेखा हमको नहीं करना होता तो हमको टिप्पणी वहाँ पे काम आता है। समझना, केवल उन्हीं संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी कारण निम्न संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। पहला A, हाथ में रोकड़ एवं बैंक में रोकड़। B, कृत्रिम संपत्तियां जैसे कि लाभ हानि का डेबिट शेष, हानि तथा विज्ञापन प्रारंभिक व्यय आदि। तीसरा, यदि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में किसी संपत्ति के लिए कोई आयोजन दिया गया हो, जैसे डूबत या संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन, ह्रास के लिए आयोजन आदि, ऐसे आयोजन को वसूली खाते में क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा तथा समस्त संपत्तियों को सकल मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। हमारा दूसरा दायित्व का हस्तांतरण। दूसरा आता है हमारा दायित्व का हस्तांतरण। जब समस्त बाह्य ऋणों का एवं दायित्व लेनदार, ऋण, देय विपत्र, अदातव्य, संदिग्ध ऋण, संचय, ह्रास के लिए प्रावधान, कर्मचारी पेंशन तथा प्रोविडेंट फंड तथा अन्य दायित्व को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। ये सभी टॉपिक को आप लोग याद करेंगे तभी आप लोगों से ये बनते जाएगा, नहीं तो आप लोग इसको एक एक करके भूल जाएंगे कि कौन सा पक्ष किस पक्ष में डालना है करके। तो इसमें हमारा समस्त बाह्य ऋणों एवं दायित्वों, लेनदार, ऋण, देय विपत्र, अदातव्य, संदिग्ध ऋण, संचय, ह्रास के लिए प्रावधान, कर्मचारी पेंशन, प्रोविडेंट फंड तथा अन्य दायित्व को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। तो विभिन्न दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से दायित्व का वसूली खाते में हस्तांतरित किया गया। अब इसमें भी एक टिप्पणी है कि आंतरिक दायित्व जैसे कि साझेदारी ऋण, पूंजी खाते, चालू खाता, सामान्य संचय कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, अवितरित लाभ हानि क्रेडिट शेष को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका संपत्तियों का हस्तांतरण और दूसरा दायित्वों का हस्तांतरण। तीसरा आएगा आपका संपत्तियों की वसूली। तो स्टूडेंट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनकी हेल्प करें और वह सब्सक्राइब करें। थैंक यू।